क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसा हो जो दलित बस्तियों से निकला हो, जो गोलियां खाने के बाद भी संविधान की किताब सीने से लगाए खड़ा हो, जिसकी जाति को देखकर नहीं बल्कि उसके विचारों को सुनकर लोग झुक जाएं। आज हम बात कर रहे हैं उस नौजवान की जो आज़ादी के 76 साल के बाद इस देश को असल मायनों में स्वतंत्रता दिलाने के लिए निकला है, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। यह कोई सामान्य नाम नहीं है, यह नाम है संघर्ष का, बलिदान का और उस इंकलाब का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम से शुरू किया था और जिसे अब चंद्रशेखर आजाद रावण खून पसीने से जिंदा कर रहे हैं। 2024 के बाद भारत में एक नई राजनीतिक लहर उठ रही है। लोग सवाल करने लगे हैं, क्या अब बदलाव की जरूरत है? क्या 11 सालों की इस सरकार ने वाकई देश को वो दिया जिसकी उम्मीद थी? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, सबके मुद्दे वही हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में देश की जनता अब एक नई उम्मीद की ओर देख रही है और यही उम्मीद है चंद्रशेखर आजाद रावण। वो नाम है जो हर दलित, पिछड़े, मुसलमान और युवाओं के दिलों में उम्मीद की लहर धड़क रहा है। बिहार चुनाव में पहले चंद्रशेखर आजाद ने जब 40 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन इन पत्तों को खोलने के साथ साथ भाजपा को एक बड़ी टेंशन भी दे दी है। भाजपा के साथ साथ भाजपा के सहयोगी दलों को भी टेंशन दे दी है। अब आखिर 40 सीटों पर सिर्फ पत्ते खोलने में भाजपा को इतनी टेंशन क्यों हो रही है, या फिर उसके सहयोगी दलों को, जबकि आजाद समाज पार्टी अभी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी अन्य पार्टियां हैं जैसे कि भाजपा। चंद्रशेखर आजाद का सफर कोई आसान नहीं था। यह एक साधारण दलित परिवार में जन्मा लड़का जिसने किताब उठाई, संविधान पढ़ा, बाबा साहब को जाना, फिर तय किया कि अब वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जिएगा बल्कि लाखों दबे कुचले लोगों को आवाज बनेगा। भीम आर्मी की स्थापना करना कोई छोटी बात नहीं थी, कोई छोटा कदम नहीं था। वह आंदोलन था उस चिंगारी का जो दशकों से सुलग रही थी। जब सहारनपुर में उनके लोगों पर अत्याचार हुआ तो चंद्रशेखर आजाद सबसे आगे खड़े मिले। जब उसे जेल में डाला गया तो उसने डरने की बजाय लड़ना चुना। जब पुलिस ने उन्हें लाठी डंडों से मारा, उन पर गोलियां चलाई गई तो वह और भी मजबूत होकर लौटे। 16 महीने तक वह जेल काट चुके हैं। आज जब देश की राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण में उलझी हुई है, जब चंद्रशेखर संविधान की किताब उठाकर कहते हैं मंदिर नहीं शिक्षा दो, नफरत नहीं बराबरी दो, वोट नहीं अधिकार दो, यही वजह है कि बिहार में चंद्रशेखर आजाद का एक्टिव हो जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो रही है। हालांकि इसका नुकसान सिर्फ केवल एनडीए या भाजपा को नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि महागठबंधन के वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर बिहार में जो दलित वर्ग है वह दो भागों में बंटा हुआ है। इनको एकजुट करने के लिए चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतर चुके हैं। वह लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। अब सवाल क्या है, यह धड़कन 2029 में देश का प्रधानमंत्री बन सकती है? इसका जवाब ना सिर्फ भावनाओं में है बल्कि गणित में है। भारत की 60% से ज्यादा आबादी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय से आती है। यह वह लोग हैं जो दशकों से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, लेकिन आज यह वर्ग जाग चुका है, समझ चुका है कि असली ताकत उसके वोट में है और अगर यह वर्ग एकजुट हो गया तो किसी भी सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकता है। बीएसपी का इस बार केवल एक सीट निकला है, समाजवादी पार्टी बिखरी हुई है, कांग्रेस खुद अस्तित्व बचाने में लगा हुआ है। ऐसे में सिर्फ एक ही ताकत है जो जमीन पर दिख रही है, आजाद समाज पार्टी और उसके पीछे खड़े चंद्रशेखर आजाद रावण। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इसका ट्रेलर होगा। अगर बहुजन समाज ने वहां एकजुट होकर आजाद समाज पार्टी को सत्ता दिला दी तो 2029 की लड़ाई की बुनियाद वहीं से रखी जाएगी। और अगर दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है तो फिर रावण का प्रधानमंत्री बनना कोई सपना नहीं रह जाएगा। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा नहीं है, यह संघर्ष है उस सोच का जो सदियों से गुलामी में जकड़ी रही है। बाबा साहब ने संविधान देकर जो क्रांति शुरू की थी वह अधूरी थी, क्योंकि संविधान तो बन गया लेकिन उसे जमीन पर उतारने वाला कोई सच्चा नेता नहीं था। और अब यह जिम्मेदारी उठाई है चंद्रशेखर आजाद रावण ने, मगर यह रास्ता आसान नहीं है। आपको पता है इस देश में कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं और गोदी मीडिया, पैसे वाले पूंजीपति सब उन्हें रोकने के लिए तैयार हैं। इस बार नगीना से चुनाव लड़ने में ही चंद्रशेखर आजाद को सारी चीजें पता लग गई है और समाज में जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी समझ में आ चुका है। उनके खिलाफ अफवाह
अफवाहें फैलाई जाएंगी, उनकी छवि खराब की जाएंगी, उनको कट्टर बंटवारा करने वाला, अनुभवहीन और ना जाने क्या क्या कहा जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब कोई दलित खड़ा होता है पूरा सिस्टम उसके मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जो मिटता नहीं वही इतिहास बन जाता है। रावण आज केवल एक नेता नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। वो हर उस व्यक्ति की आवाज है जिसे जाति ने दबाया, जिसे धर्म ने बांटा, जिसे सत्ता ने कुचला। और यही वजह है कि अब देश की जनता पूछ रही है 2029 में किसकी राज चाहिए, क्योंकि अब लोग प्रधानमंत्री से सिर्फ भाषण नहीं, समाधान चाहते हैं। अब जनता जाति नहीं, न्याय देखना चाहती है। और यह न्याय तब मिलेगा जब संसद में वह लोग बैठेंगे जो सदियों से बाहर खड़े थे। क्या 2029 में रावण प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाँ, अगर तुम चाहो तो, आप चाहो तो, हाँ अगर हम चाहें तो, सब एकजुट हो जाएं तो। यह कोई चमत्कार नहीं, यह गणित है, वोट का गणित, संविधान का गणित। अगर बाबा साहब अकेले संविधान लिख सकते हैं तो हम मिलकर इस देश का भविष्य क्यों नहीं लिख सकते हैं? सोचिए, सवाल पूछिए, और अगर जवाब चाहिए तो बदलाव को गले लगाइए, क्योंकि इतिहास उन्हीं का होता है जो डरते नहीं हैं, जो लड़ते हैं, जो जीतते हैं। उन्हीं का इतिहास होता है। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई दलित नेता आगे आने की कोशिश किया है तो उसे दबाने के लिए उसको इंसल्ट किया जाता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार क्या आप 2029 में बदलाव चाहते हैं? तो आपको सबसे पहले 2027 के चुनाव में इस बार बदलाव लाना